बिहार एसआई के लिए सेट 9 को हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो अभी तक हम लोगों ने 8 सेट को जो पढ़ा, तो 8 सेट में कुछ प्रश्न है जो बार बार दोहराए जा रहे हैं। जैसे कि सेट 9 में पहला प्रश्न है कि नून माटी तेल शोधनशाला यानी कि नून माटी ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? असम में है। तो असम के गुवाहाटी में जो है नून माटी है, और वहीं पर क्या है, डिगबोई भी असम में ही है। लेकिन ये गुवाहाटी यानी कि कामरूप असम में है नून माटी ऑयल रिफाइनरी, और डिगबोई भी असम में है। और नून माटी जो है इसकी स्थापना इंडियन ऑयल के द्वारा 1 जनवरी 1962 को की गई थी। तो ये प्रश्न पूछा हुआ भी है, तो प्रीवियस ईयर्स पढ़ने से बहुत सारे प्रश्न दोहराव भी हो रहा है। नेक्स्ट बताइएगा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो किसकी वजह से होता है? नाइट्रेट्स की वजह से होता है। और इसमें क्या होता है कि बच्चों में के रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है उसी को ये प्रभावित कर देता है, और उनकी त्वचा नीली पड़ जाती है। यह मुख्य रूप से जल में नाइट्रोजन के प्रदूषण के कारण होता है। जब बच्चे को नाइट्रोजन संदूषित या नाइट्रेट से दूषित जल को पिलाया जाता है तो उसके शरीर में नाइट्रेट जो है नाइट्राइट में बदल जाता है, और ये नाइट्राइट रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मेथेग्लोबिन बनाते हैं जो कि ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को प्रभावित करता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम भी है, रिपीट किया है प्रश्न को ये भी। और इसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम का इसको नीला शरीर हो जाता है, और ये नाइट्रेट से प्रदूषित जल के पीने से होता है बच्चों को। और बच्चा जब इसको पिएगा तो ये नाइट्रेट क्या करेगा, नाइट्राइट में बदल जाएगा, और नाइट्राइट में जब बदलेगा तो ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है उसी के साथ यह क्रिया करके मेथेग्लोबिन बनाएगा। आज तो पूछ रहा है कि किसके कमी से होता है, नाइट्रेट्स के प्रदूषण से होता है। ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को प्रभावित करेगा, बच्चे का शरीर नीला पड़ जाएगा। लेकिन आगे चल के पूछेगा कि ये नाइट्राइट जो है वह ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, मेथेमोग्लोबिन, और ये ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को प्रभावित करता है, ठीक है। देखिए ये भी प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि मेघालय की गारो हिल्स यानी कि गारो की पहाड़ी जो है किसकी खेती के लिए जाना जाता है? चाय के लिए। तो मेघालय की गारो हिल्स जो है वह चाय की खेती के लिए जाना जाता है। हालांकि यहाँ रबड़ की खेती का भी तेजी से विकास हो रहा है, रबड़ और चाय, ठीक है। हाँ, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां सब पूर्वोत्तर भारत में है, मेघालय में। क्लियर है। देखिए फिर से प्रश्न आ गया कि दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने सीरी का किला बनाया मंगोलों के आक्रमण से बचाने के लिए? तो अलाउद्दीन खिलजी था। यही वो अलाउद्दीन खिलजी है जिसने 1000 सतूना महल यानी 1000 खंभों वाला महल, सीरी का किला, अलाई दरवाजा, ये सब बनवाया दिल्ली में, ठीक है। और इसने सीरी का जो किला है मंगोलों से रक्षोपाय के तौर पर खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में बनवाया था, ठीक है। क्लियर है। और यही अपने चाचा को मारकर जलालुद्दीन खिलजी को दिल्ली का पर गद्दी पर बैठा था, और अलाउद्दीन खिलजी ही दक्षिण भारत के विजय के लिए मलिक कफूर को भेजा था। फिल्म देखे ना पद्मावत, कफूर। और मलिक कफूर क्या था? गुजरात के बाजार से खरीदा गया एक गुलाम के साथ साथ वो कस्टम था, यानी कि ना पुरुष ना औरत, हिजड़ा था। क्लियर है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है रोहतासगढ़ यानी कि सासाराम में है, एक झील के बीचों बीच में है, ठीक है। और ये अष्टकोणीय है, और इसका शेरशाह सूरी का जो मकबरा है इसको एक निर्माण कार्य इसने 1536 में ही शुरू कर किया था। हालांकि ये 1540 में दिल्ली का सुल्तान बनता है शेरशाह सूरी, और इसका शासन रहता है, शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 45 तक। लेकिन अपने जीते जी ये शेरशाह सूरी 1536 में सासाराम में अपना टॉम्ब बनवाना शुरू कर देता है। यह अष्टकोणीय है। और दूसरा है कि शेरशाह सूरी से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है। शेरशाह सूरी जो है कालिंजर के किले पर चढ़ाई के दौरान बारूद के विस्फोट में 1545 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और उस समय कालिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा कि अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? देखिए ये भी प्रश्न दोहरा दिया है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। मेवाड़ का राणा उदय सिंह। अकबर जब 1567 में चित्तौड़ अभियान किया तो मेवाड़ का शासक उदय सिंह था, और इस युद्ध में मुगल सेना ने चित्तौड़गढ़ पर अंततः
1567 में कब्जा कर लिया था और राजपूत सेनानी जयमल और फतेह सिंह यानी कि फत्ता वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस पर मैंने जो है सो लोक कथाएं भी प्रचलित हैं कि कौन से दो सेनानायक थे जिन्होंने वीरगति को बहुत मैंने मर्दानी के साथ इन्होंने लड़ा था, मैंने जोश के साथ, तो जयमल और फतेह सिंह। क्लियर है कि अकबर जब 1567 में अभियान किया तो मेवाड़ का शासक राणा उदय सिंह था। नेक्स्ट बताइएगा कि कौन सा पौधा जो है कीट भक्षी है? नेफेंथिस है, उसके अलावा डायनिया, पीचर प्लांट, ये सब क्या है? नेपेंथिस, ये कीट भक्षी पौधे हैं। ठीक है, और ये कीटों को क्यों मार डालते हैं, क्यों पचा देते हैं? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, क्योंकि प्रोटीन चाहिए इनको, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में, वही नागालैंड, जम्मू कश्मीर, ये सब चीजों में पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि कौन मीठे पानी की मछली है? ऑप्शन है रोहू, कॉड, टूना और चन्नी। रोहू और कतला जो हैं ये सब मीठे यानी कि ताजे पानी की मछली हैं, और भारत में पाई जाने वाली कुछ अन्य मछलियां जो हैं ताजे पानी की मछली हैं कि कतला, महासीर, हिल्सा, काजुली और रानी। मीठे पानी का मतलब क्या है? यानी जो समुद्री मछली नहीं है, वो आपको स्टेट के अंदर है। और भारत में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन में कौन है स्टेट? साउथ का होगा, आंध्र प्रदेश, चेन्नई उन्नई, और इस तरह विश्व में चाइना है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि देखिए ये भी प्रश्न पूछा हुआ भी है कि कौन सा जिंक का मिश्र धातु नहीं है? ऑप्शन है जर्मन सिल्वर, निकल सिल्वर, टाइपराइटर धातु और बेल धातु। किसमें जिंक नहीं है? तो बेल धातु में नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें तांबा और टीन होता है। ठीक है, कांसा कहिए चाहे बेल धातु कहिए, उसमें दोनों में तांबा टीन होगा, जबकि जर्मन सिल्वर में क्या होगा? तांबा, जस्ता और निकेल। जस्ता आ गया। ठीक है, अच्छा, बैरोमीटर में दबाव 76 सेंटीमीटर से कम होता है तो पानी का क्वथनांक क्या होगा? कम पर उबलेगा ना। जब उसमें बैरोमीटर में दबाव जो है 76 सेंटीमीटर से कम होगा तो पानी का भी क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ जाएगा। क्लियर है? और बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? इंजीनियर टॉरिसेली ने। ठीक है, राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम क्या है? बताइए। 23 कैसे हो जाएगा? टोटल राज्यसभा की सदस्यों संख्या कितनी है? 250 है, तो उसका दशमांश होगा 10वां भाग, तो 25 हो जाएगा। वहीं लोकसभा का 55 हो जाएगा क्योंकि 552 है। हाँ ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 100 के अनुसार जो है, जब तक संसद विधि द्वारा या अन्य कोई कानून न बना दे तब संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति यानी कि कोरम सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। और वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है, अतः उसकी बैठक करने हेतु कोरम हेतु न्यूनतम 25 सदस्यों की संख्या आवश्यक है। नहीं बताइएगा कि भारत के पंचवर्षीय योजना से कौन जुड़ा है? ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, आरसी दत्त, सतीश धवन और पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस होंगे क्योंकि यह पंचवर्षीय योजना से जुड़े थे, प्लानिंग कमीशन। और पीसी महालनोबिस भारत के प्रख्यात सांख्यिकीविद हैं। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के सदस्य भी थे। और भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया। यही ना सब दुर्गापुर, ब्रिटेन वगैरह के सहयोग से बना। तब मुस्लिम लीग कब स्थापित हुआ? ये भी प्रश्न दोहराव हो रहा है। सारे प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को बार बार पढ़ना जरूरी है बिहार एसआई के लिए। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जबान पे होना चाहिए, तभी जाकर बिहार एसआई की तैयारी को आप समझ पाइएगा, और साथ ही सिलेबस को। सारे प्रश्न जो है दोहराव हो रहा है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां की नेतृत्व में हुआ था। संस्थापक अध्यक्ष कौन थे मुस्लिम लीग के? सलीमुल्लाह खां। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया? वहीं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। और इसमें मार्ले क्या है? मार्ले भारत सचिव है। हाँ, मिंटो जो है यहाँ का गवर्नर जनरल है, मिंटो द्वितीय। और इसी के समय में 1909 लाया गया भारत परिषद अधिनियम, और सर्वप्रथम विधान परिषदों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। इसका मतलब है कि मुसलमानों का जो सीट दिया गया उसे सिर्फ मुस्लिम जनता ही चुनेगी, सिर्फ मुसलमान चुनेंगे उन लोग। ठीक है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू की थी? यह भी प्रश्न दोहरा हो रहा है। 12 मार्च 1930 को अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम यानी कि अहमदाबाद में जो था, वहां से
24 दिनों की यात्रा करते हुए 5 अप्रैल 1930 को 385 किलोमीटर यानी कि 241 मील पद यात्रा के दौरान दांडी जिला नौसारी पहुंचे और वहां उन्होंने रात हो गया था 5 अप्रैल आ जाते जाते, तो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च जब शुरू हुआ 12 मार्च 1930 को, उसी दिन से हो गई थी। और इसमें बिहार के एकमात्र व्यक्ति शामिल थे, गिरधारी चौधरी। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया? 49 में। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 से जब लागू हुआ संविधान, तो 343 के एक आर्टिकल के अनुसार देवनागरी लिपि को हिंदी को भारत की संघ की राजभाषा घोषणा किया गया, इसलिए 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, श्री अरविंदो, दयानंद सरस्वती। दादा दयानंद सरस्वती स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति दयानंद सरस्वती थे। और इन्होंने जो है 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ? बंबई में। और वहां उन्होंने 1876 में स्वराज अर्थात भारत भारतीयों के लिए है आवाज उठाई थी। स्वराज, देखिए स्वराज शब्द किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्रीय के की कांग्रेस स्वराज किस शब्द किसने दिया? स्वराज शब्द किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज का प्रयोग किया गया? तो हो जाएगा 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। लेकिन अगर ये पूछे कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के संस्थापक थे 1875 में। और उन्होंने 1876 में कहा कि भारत भारतीयों के लिए है और वेदों की ओर पुनः लौटो। इसीलिए अखंड खंडनी और अखंड पताका किसने लहराया? दयानंद सरस्वती ने। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में किसने लिखा? दयानंद सरस्वती ने। वैलेंटाइन सिरोल ने 2 व्यक्तियों को कहा है भारतीय अशांति का जनक। एक व्यक्ति में हो जाएंगे जो है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। गणपति एवं शिवाजी महोत्सव उन्होंने शुरू किया। मराठा और केसरी जैसे समाचार पत्र उन्होंने शुरू किया। क्लियर है। लेकिन पहले व्यक्ति हो गए जिनको वैलेंटाइन सिरोल ने कहा कि भारतीय अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक, और दूसरे जो है वो आर्य समाज के बारे में उसने कहा था। किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने, कि भारतीय अशांति का जनक ये है। और यही आर्य समाज है जो बाद में फूटा। तो 2 कॉलेज चल रहा है इसका, एक तो एंग्लो इंडियन डीएवी कह सकते हैं, डीएवी डीएवी स्कूल का नाम सुने हैं ना, वैदिक एंग्लो करके है, और एक है एगो है वैदिक शिक्षा, दूसरा है जो कांगड़ा में चलता है, गुरुकुल। बाद में जब लाला हंसराज जी लोग बट गए, बाद में इसमें भी फूट पड़ गया आर्य समाज में, तो 2 भागों में बट गया। एक हो गया कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया जाए, कि शिक्षा का माध्यम हिंदी को बनाया जाए। तो अंग्रेजी वाला कौन स्कूल बन गया? डीएवी। और ये वैदिक स्कूल जो चलता है अपना सनातनी सिस्टम से। तो आर्य समाज के संस्थापक जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने सन 1876 में स्वराज अर्थात भारत भारतीयों के लिए है का आवाज उठाई। और आगे चलकर श्री अरविंदो और बाल गंगाधर तिलक ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ा। और वर्ष 1906 में पहली बार दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में प्रस्तावित किया गया। स्वराज विधेयक किसने प्रस्तुत किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष? तो हसरत मोहानी ने। अच्छा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे बताइए? 1867 में प्रार्थना समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन एवं आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है। और महादेव गुमान रानाडे भी 1869 में प्रार्थना समाज के सदस्य बने थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे। क्लियर है। बताइएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार किस एक्ट के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया? 13। पूर्ण व्यापारिक अधिकार 33। अगर ये पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार कब समाप्त किया गया, तो 1813 एक्ट के द्वारा।
लेकिन कुछ पूर्ण रूप से कब समाप्त किया गया, तो 1833 होगा। इसमें अफीम, चाय और चीन का व्यापार जो है चीन के साथ माने दिया गया 1813 में, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अच्छा, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए सारा प्रश्न दोहराव हो रहा है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं वह संविधान सभा की जब प्रथम बैठक दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा के हॉल में 9 दिसंबर 1946 को हुआ, तो ये इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। और 11 दिसंबर 1946 को ही बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया और अंत तक ये रहे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने लगातार 2 कार्यकालों तक। नहीं बताइएगा, देखिए भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? पंजाब में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, बिहार में, पंजाब में। ठीक है, बिल्कुल सही। सारा प्रश्न लड़ रहा है प्रीवियस ईयर से कि भारत में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है और ये है उकजम बियाते, जिसमें से कश्मीर को छोड़ दिया जाएगा। कश्मीर को छोड़ दीजिएगा, छोड़ लीजिएगा तो 7 हो जाएगा, क्योंकि वो क्या हो गया 2019 में क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, एमपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को किस वर्ष में संशोधित किया गया? 1988 में। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति जो था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, उसको 1988 में संशोधित किया गया और देश के 1/3 भूभाग अर्थात 33% पर वन लगाने का लक्ष्य 1988 में ही घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जो कि अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार के दक्षिणी सिरे पर है। मेसोथेलियोमा फेफड़े के कैंसर का एक प्रकार है जो किससे होता है? एस्बेस्टस से। देखिए प्रश्न वही है और बदल के पूछ रहा है, और इसी को कहा जाता है फेफड़े का सफेद कैंसर। तो फेफड़े का सफेद कैंसर किससे होगा? एस्बेस्टस से, और उस बीमारी का नाम है मेसोथेलियोमा। तो देखिए कभी उसका नाम पूछ रहा है कि उस बीमारी का क्या नाम है, और कभी पूछ रहा है कि किस अंग की बीमारी है, और कभी पूछ रहा है कि किससे होता है। तो फेफड़े का जो सफेद कैंसर है किसके कारण होगा? एस्बेस्टस के कारण। बीमारी का क्या नाम है? मेसोथेलियोमा। और मेसोथेलियोमा एस्बेस्टस के कारण कौन सा अंग प्रभावित होगा? फेफड़ा, लंग्स। और इसमें एस्बेस्टस के फाइबर जो हैं वह श्वसन के साथ प्रवेश करके फेफड़ों में जमा हो जाने के कारण होता है। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? हरियाणा, बिहार, केरल, गोवा। गोवा में। क्लियर है? अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनघनत्व किस राज्य में है? देखिए सारा प्रश्न दोहरा हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और वहीं अगर बिहार का देखा जाए तो बिहार में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार में। सबसे ज्यादा भारत में जनघनत्व यहीं का है। क्लियर है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा को तो पकड़िए लिया है। नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में है और 1802 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसको 1983 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और यह पूर्वी हिमालय के जैव विविधता हॉट स्पॉट में है। अच्छा, कुछ जो है एजेंसियों का मैं नाम रख रहा हूं और बताना है कि इसमें से कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग। वित्त आयोग होगा। संविधान का अनुच्छेद 280 के अनुसार जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। अर्थात संविधान में जिस एजेंसी के बारे में लिखा गया है उसी को संवैधानिक निकाय कहते हैं। बाकी योजना आयोग, नीति आयोग, सीबीसी और राज्य मानवाधिकार आयोग ये सब क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है। और वित्त आयोग का कार्य क्या है? केंद्र द्वारा जो राजस्व एकत्र किया जाता है उसका केंद्र एवं राज्यों में अंश का निर्धारण करना, कितना तारा के दाम कितना लेके हम मजा कर रहे। क्या भारत के राष्ट्रपति जो एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति को जो मनोनीत करना था इसको 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जनवरी 2020 में यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। कोई एंग्लो इंडियन नहीं रहेगा। अच्छा, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। 190 सदस्य देश हैं इसके और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये क्या करता है? सदस्य देशों को भुगतान संतुलन के लिए सामान्य स्थिति बनाता है और वित्त पोषण करता है। आईएमएफ में सदस्य देशों की संख्या
190। मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा किसके कहने पर लिखा? अकबर के। अकबर उसका कौन था? भतीजा था। और गुलबदन बानो बेगम बाबर की पुत्री हुमायूं के बहन थी। और इसने कहा कि मेरे पिताजी तो काफी घुमक्कड़ का जीवन व्यतीत किए, शेर शाह सूरी उनको विस्थापित कर दिया, तो उन पर आप किताब लिखिए। तो वहीं गुलबदन बानो बेगम जो कि बाबर की पुत्री थी, इसने हुमायूंनामा अपने भतीजे अकबर के अनुरोध पर लिखा। और इसमें मुगल शासक बाबर के समय के संक्षिप्त विवरण के साथ साथ हुमायूं के काल का भी। अच्छा, हुमायूं के बारे में किसने कहा कि गिरते पड़ते इसके जीवन का अंत हो गया? लेनपुल ने। इतिहासकार लेनपुल ने कहा है कि जिस तरह गिरते पड़ते ये अपना साम्राज्य चलाया, उसी तरह शेर खां मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरते पड़ते इसका जीवन चला गया। हुमायूं बहुत ही मतलब पढ़ा लिखा आदमी था। अकबर तो नहीं पढ़ पाया क्योंकि इसका बापे इधर उधर भटकते रह गया, तो बेटा कहाँ से पढ़ेगा? अकबर अनपढ़ था, लेकिन फिर भी देखिए अपने चलाया। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा, मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव कहाँ होता है? पेट में। कहाँ है? यानी कि हाँ ठीक है, स्टोमक यानी कि आमाशयी रस है। और ये क्या करता है कि भोजन को क्या बनाया? अम्लीय बना देता है, जिससे आने वाले हानिकारक जीवाणु मर जाते हैं और पचने के लिए आगे बढ़ जाता है। और प्रतिदिन 1.5 लीटर जो है गैस्ट्रिक जूस निकलता है स्टोमक से। एक प्रकाश वर्ष की लंबाई दूरी में कितनी होगी? 9.46 × 10 के पावर 12 किलोमीटर या 15 मीटर कहिए। और यह दूरी है जिसे प्रकाश वर्ष सौर वर्ष में तय करता है। अच्छा, दूरी की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है, 3.26 लाइट ईयर। सूर्य और तारों के ऊर्जा का स्रोत क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन है। फ्यूजन यानी कि संलयन है। और ये अनकंट्रोल्ड है, अनियंत्रित न्यूक्लियर फ्यूजन है। इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च ताप एवं दाब पर हाइड्रोजन के 2 नाभिक संलयित होकर एक हीलियम का नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे बृहद मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन क्या है? इसको आवर्त सारणी में आवारा तत्व भी कहा जाता है। इसको हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन क्या है? अधातु है, ठीक है। और उसके अलावा सबसे ज्यादा विद्यमान भी हाइड्रोजन है। रक्त तप्त लोहे पर जलवाष्प जब प्रवाहित कीजिएगा तो आपको हाइड्रोजन मिलेगा। हाइड्रोजन भी कई प्रकार का होता है, ऑर्थो हाइड्रोजन, परमाणविक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आसान मत बूझिए, बहुत चीज बनाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में सुने? H2O2। जैसे धुआं निकलेगा ना सड़क पर, तो उसी पर जब जलवाष्प पड़ेगा धुआं पर और ऊपर से सूरज का किरण पड़ेगा, तब बनाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। और ये ऐसा गैस है जिसका उपयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। बालों का जो डाई कहता है ना, या कपड़ों से रंग को हटाने में, इस सब में काम आता है। कपड़ों के रंगों का विरंजन में, चमड़े का विरंजन में। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वह खुली किताब की तरह। यही वह हाइड्रोजन का बहुत जगह उपयोग न है। जैसे किसमें बनाइएगा? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होंगे? हाइड्रोजन के जो होंगे पार्ट 3 होंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम क्या है? 1H1। ड्यूटेरियम क्या है? 1H2। और ट्राइटियम क्या है? 1H3। और ट्राइटियम, इसका ट्राइटियम जो है इसका दुर्लभ समस्थानिक है। और ड्यूटेरियम के बारे में आप जानते करते हैं, भारी जल, तब D2O का। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने हाइड्रोजन बहुत ही माने ऐसा चीज है कि उसको भविष्य का ईंधन कहा था। अगर उस पर कंट्रोल पा लिया जाए ना, तो बहुत आगे दुनिया जा सकती है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। यह कथन किसका है? डेवी का। यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य है, डेवी का कथन है। और साथ ही हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन का यूज हो रहा है जर्मनी में, ट्रेन में। जर्मनी में यात्री ट्रेन बनाया है। और जापान जो है ना, बस हाइड्रोजन से बने। वो हाइड्रोजन सेल न है, वो हाइड्रोजन सेल बैटरी है, बैटरी से चल रहा है। हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं बैटरी की क्षमता नापने के लिए, कितना चार्ज हुआ है। हाइड्रोजन से भी मैंने कहा। अरे हाइड्रोजन सेल में या ईंधन में नहीं, आपको समझ में आ रहा है? सेल माने बुझते हैं बैटरी। यहाँ डायरेक्ट फ्यूजन की क्रिया कराकर
यात्री ट्रेन चलाया जा रहा है जर्मनी में, और मालगाड़ी चलाया जा रहा है जापान में। यहाँ इंडिया में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सेल है, हाइड्रोजन सेल डबल डेकर बस पुणे में चलाया जा रहा है। सेल नहीं समझ रहे हैं, बैटरी में ना, अब वो डायरेक्ट आपको फ्यूजन की क्रिया करा रहा है। आज छोटा करा रहा है, कल बना लेगा तो क्या करेगा, फिर जर्मनी वाला हाइड्रोजन बम फोड़ेगा, फिर हिटलरवा को पैदा होगा। नेक्स्ट चलिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को वापस कर दिया था? जालियावाला बाग। देखिए जालियावाला बाग हत्याकांड को पकड़कर रखा है। जालियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियावाला बाग में जनरल डायर के द्वारा कराए गए विभत्स नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड, महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से शंकरन नारायण ने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, हंटर कमीशन इसी के विरोध में गठित हुआ था। ठीक है, और ये जालियावाला बाग का हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को, और जो गोली चला रहा था वो था REH डायर, अब पंजाब का गवर्नर था ओ डायर, और उसी ओ डायर को उधम सिंह 40 में जाकर टाए टाए मार दिए। तो ये जालियावाला बाग बहुत अच्छा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। प्रथम थे ऋषभदेव, 22वें नेमिनाथ, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का प्रवर्तक भी कहा जाता है। ठीक है, और ये तीर्थकर जो थे 23वें पार्श्वनाथ, ये काशी के राजा अशोकसेन के पुत्र थे, और इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था, यानी कि बंधन से मुक्त। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, और गेट का ही ये रूप है, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड को आगे प्रोसेस करके 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, और जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जो विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापार के क्षेत्रों में कार्य करता है। यही तय करता है कि कितना आपको गेहूं का निर्यात करना है, कि इतना से कम अगर गेहूं भेजिएगा तो आप पर चार्जिंग किया जाएगा। तो भारत सरकार कहा हम ना देम ज्यादा गेहूं, हमरा को अपने लोग के फ्री में PDS में बांटा के बा, कहाँ से गेहूं दे, कितना टैक्स लेना है यही तय करता है। और ये किसका चाल है? सब अमेरिका का चाल है, फ्री ट्रेड करवाने के लिए। यही 3 गो बॉक्स देता है, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, रेड बॉक्स, कि किस चीजों में कितने। अब देखिए बताते हैं, यहाँ का जो किसान है जाता है ट्रैक्टर लेने के लिए, तो लोन का क्या सिस्टम है? मिलेगा जल्दी लोन ट्रैक्टर का, लेकिन अमेरिका में क्या है, सट दे मिल जाएगा लोन उसको। तो इंडिया को आता है कि तुम अपने यहाँ एग्रीकल्चर को कितना मैनिपुलेट करते हो, उसको जॉन डी का ट्रैक्टर हई खाद हऊ खाद फ्री में देता है, हमारे पास है उतना संसाधन, हम टैक्स कैसे बढ़ा दें? तो इसीलिए अब इस दिशा में सरकार भी काम कर रहा है, बिहार सरकार के साथ साथ भारत सरकार भी। और बिहार सरकार विभिन्न जिलों में एग्रीकल्चर यंत्र बैंक की स्थापना कर रहा है, कि जहां से किसानों को जो है रियायत दर पर पंप सेट सब मिलेगा। किराए पे भी मिलने जा रहा है, जितना हमने मिलने जा रहा है, ये चीजें मैंने अब हो रही हैं, ये चीजें शायद 20-40 साल 50 साल पहले अगर होती तो इंडिया काफी आगे जाता। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि गुप्त वंश के समय में प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में से पहला कौन था? ऑप्शन है शुरू आर्यभट्ट था, और आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत एवं आर्यभट्टियम की भी रचना की, और इन्होंने सबसे पहले कहा कि पृथ्वी गोल है और अपनी दूरी पर घूमती है। ठीक है, आर्यभट्ट जो है बराहमिहिर ये सब पूर्ववर्ती थे। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल अपनी दूरी पर घूमती है, और इन्होंने पाई का मान और सौर वर्ष की सही गणना की थी। ठीक है, कथा सरित सागर के लेखक कौन थे? सोमदेव। 11वीं शताब्दी में सोमदेव ने संस्कृत भाषा में कथा सरित सागर की रचना की, और कश्मीर के शासक अनंत के ये समकालीन शैव ब्राह्मण थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1929 में, वहीं लाहौर में रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, और इसमें डोमिनियन दर्जे की मांग को त्याग दिया गया, हमको कोई डोमिनियन नहीं चाहिए। और कांग्रेस ने क्या किया? कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लक्ष्य को घोषित किया, और तब से 26 जनवरी 1930 से स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? हाँ, 25 में कानपुर में हुई थी ये, और 17 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट हुई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। क्लियर है? भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 48 में। हाँ, और इसको 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ला दिया गया। मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, कौन से हैं? 15, 16, 14, 15, 16 और 16, 15, 16
19 और 29 ये सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। ठीक है, अब पूछिए क्या है। अब कोई विदेशी आके यहाँ लगेगा बोलने तो उसको स्वतंत्रता नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर कोई विभेद नहीं होगा। ये विदेशी को नहीं मिलेगा। वो लई को है, हम तो आदमी है वही, हमारा बन राष्ट्रपति बन दीजिएगा नहीं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर। अनुच्छेद 29 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों को संरक्षण है। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ये सब जो है यानी कि 15, 16 और 15, 16, 19 और 29 जो है भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताते हैं। देखिए, कर 1937 के प्रांतीय चुनाव में कुल 11 में चुनाव हुए, 5 प्रांतों में इसे पूर्ण बहुमत मिला। ठीक है, जबकि छठा प्रांत जो बंबई था इसमें लगभग स्पष्ट बहुमत मिला। और इन 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। आगे चलकर पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल हुई। तो 6 2 8 गो में देखिए टोटल में 11 में चुनाव हुआ, 5 गो में पूर्ण बहुमत, और छठा जन रहे और 6 गो में बहुमत मिला। देखिए खूब ध्यान से सुनिएगा। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में प्रांतीय विधायिका के चुनाव कराए गए। 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। कांग्रेस को बहुमत मिला 6 प्रांतों में, पूर्ण बहुमत मिला 5 प्रांतों में, सरकार बनाई 8 प्रांतों में। त्याग पत्र दे दिया क्योंकि बिना भारतीयों से पूछे लॉर्ड लिंथिंगो ने द्वितीय विश्व में शामिल कर दिया। और बिहार की सरकार ने क्यों त्याग पत्र दिया? राजनीतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न पर। तो यहाँ से 11 प्रांत में चुनाव हो रहा है। बहुमत कितना में मिला? 6 गो में। पूर्ण बहुमत कितना मिला? 5 गो में। सरकार कितना बनाया? 8 गो में। सौरमंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है? बृहस्पति को, क्योंकि क्या करता है? मंगल बृहस्पति के बीच ग्रेविटी ज्यादा है, और मंगल बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, वहीं पर सारे क्षुद्र ग्रह कोमेट रहते हैं, और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा बताइएगा, नेफा का संक्षिप्त नाम क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा। 1972 में अरुणाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र के रूप में शामिल कर लिया गया। 87 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को 75 में। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, सब फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी, अरस्तु एरिस्टोटल ग्रीक के थे। और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। अनुवांशिकी के जनक मेंडल। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुडी है। अनाईमुडी कहिए, दक्षिण भारत की सबसे चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, और यह केरल के इडुक्की जिले में है। हाँ, यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का भाग है। और यहीं पर क्या है? इडुक्की परियोजना है पेरियार नदी पर, जो कनाडा के सहयोग से बनी है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या क्या है बताइए? सरकार को ऋण देना, और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करना, नोट छापना, यही सब ना है। क्रिकेट का जो बल्ला होता है, बैट, किस लकड़ी का बना होता है? बिलो है, यानी कि सेलिक सलवा, क्योंकि लकड़ी मजबूत के साथ साथ हल्की भी होती है। लकड़ी सेलिक सलवा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना पेड़ पौधा एनर्जी लेगा, उतना जो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकालेगा, उसमें एनर्जी कम हो जाएगा। और जो आप बकरी जो पेड़ पौधा खाएगा, तो जितना एनर्जी पेड़ पौधा खा के बकरी प्राप्त करता है, उसको बाई प्रोडक्ट के रूप में जितना निकालता है वो कम होगा। जैसे मांस, आप जितना बकरी से एनर्जी ग्रहण करते हैं मांस खा के, तो आप भी जो छोड़िएगा, निकालिएगा, आपको जो खाएगा उसको उतना एनर्जी कम मिलेगा। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या रहेगा? सीधा। यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? उत्पादक के पास। आप इस फूड चेन में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? डिकम्पोजर, यानी कि अपघटक, जिसे प्रकृति की सफाई कर्मी भी कहा जाता है, जैसे कि जीवाणु एवं बैक्टीरिया। जीवाणु नहीं होगा, फंगस नहीं होगा। अरे कवक एवं बैक्टीरिया। हाँ, ठीक है, जीवाणु या बैक्टीरिया या फंगस कहिए। जीवाणु तो हो गया वायरस। जीवाणु वायरस हो गया। बैक्टीरिया को ना जीवाणु कहा जाता है। विषाणु, हाँ विषाणु, जीवाणु या बैक्टीरिया। और कवक कहिए, फंगस कहिए। भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलम्बो न्यूसिफेरा। ठीक है, और इसे राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा प्राप्त है। और
टाइफाइड किसके कारण होता है? दूषित भोजन पानी, इसी को कहा जाता है मोतीझारा, अतिसार डायरिया, और क्या हो जाता है लुम्बिक्राइटिस, जो आंत में जो होता है वो घाव कर देगा, और प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम जो ट्रिप्सिन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और इसमें बिडाल टेस्ट होगा, आपको जांच होगा, और साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। इस पर चर्चा हो भी चुका है एक बार। गोल्डन राइस खाने से कौन सा विटामिन मिलेगा? विटामिन ए या बीटा कैरोटीन भी कह सकते हैं। और इसमें रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, शुष्का छिपाक यानी कि जीरोपैलेथेमिया और अंधत्वता जैसे रोग नहीं होंगे। भारत वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। बिल्कुल सही है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून उत्तराखंड में, इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। लाल सिंधी किसकी किस्म है? गाय की, ठीक है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में पाई जाती है। और हिलोस्टीन फ्रीजियन, साहिवाल, सब गाय की है। ललकी गैया बड़ा मरखैया होकर दुधुआ, हाँ, वही शाही थी मुर्राह भैंस की हो जाएगी। माइक्रोबियल हमले के लिए प्रतिरोधी रहे जीनोबायोटिक्स को क्या कहा जाता है? रिकैल्सिट्रेट। माइक्रोबैक्टीरियल हमले के लिए प्रतिरोधी रहे जीनोबायोटिक्स रिकैलेरिएंट कहा जाता है, और ये बायोडिग्रेडेबल का प्रतिरोध करता है। भारतीय स्टेट बैंक को पहले क्या कहा जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1921 में हुई थी, और 1 जुलाई 1955 से इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये 2009 तक प्राइवेट था। ये तो मनमोहन सिंह का देन है कि जाके सरकारी बैंक बना है, नहीं पता था पहले। इसका सरकार का इसमें हिस्सेदारी कम था कि मनमोहन सिंह आके कहे ड्रामा नहीं चलेगा। और फिर सुने भारत सरकार सभी बैंकों को कह रहा है जाइए अपना काम कीजिए, हमको मतलब नहीं, हमको खाली आपके टैक्स से चाहिए। यानी कि सरकार जो है वो ये कह रहा है हम सिम नहीं बेचेंगे, आप लोग सिम बनाइए, हम आप लोगों को रेगुलेट करेंगे। तब ना BSNL का खस्ता हालत हो गया। यानी कि सरकार अब कहीं ना कहीं मालिक के फॉर्म में आना चाहती है। हम BSNL हम कंपनी खोल के सिम बेचेंगे, इतना मेरा है। मोदी सरकार, आपकी सरकार आपके द्वारा है, अब की बार मोदी सरकार, हम बैठ के सिम बेचेंगे नहीं, सिम बनाओ जियो, सिम बनाओ एयरटेल, हम तुम लोगों को रेगुलेट करेंगे। यानी कि आई मीन बॉस, मन मुताबिक रेट बढ़ाओ अपना। सरकार जो है अपना लोक प्रशासन को मजबूत कर रही है, कह रही है हमारा काम नहीं है, हमारा DM का वही काम है, जाके बैठ के BSNL ऑफिस जांच करेगा, नहीं सिम तुम बनाओ, हम रेगुलेट करेंगे। खैर चलिए, सब होते रहता है। मूसी और भीमा किसकी नदी की सहायक है? कृष्णा नदी की। तो मूसी और भीमा नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है, और कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, यही महाबलेश्वर से निकलती है, आंध्र प्रदेश में। महाराष्ट्र महाबलेश्वर। उड़ीसा की बादाम पहाड़ की खदानें किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? हेमेटाइट लोहा या उच्च श्रेणी के हेमेटाइट प्राप्त किया जाता है, और मयूरभंज और क्योंझर इसमें पाए जाते हैं। सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाएगी? सुंदरवन, वही बंगाल में, बंगाल, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में। और सुंदरी वृक्ष यही क्या है? मैग्रोव वनस्पति है, बेलांचली भी कह सकते हैं, ज्वारीय वन भी कह सकते हैं, कैसा। और इसका वैज्ञानिक नाम हेरिटेरिया फोमस है। क्या नाम है? तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मैग्रोव वनस्पतियां जो सुंदरी वृक्ष हैं सुंदरवन डेल्टा में, पश्चिम बंगाल में, उसका वैज्ञानिक नाम है हेरिटेरिया फोमस, और इस वृक्षों की ऊंचाई 60 फीट तक होती है। अच्छा, ये टिस्को जो है टाटा एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी? साक्षी, जमशेदपुर में 1907 में, ठीक है। अच्छा, कौन सा तत्व एक धातु है? ऑप्शन है टीन, जस्ता, फास्फोरस और सिलिकॉन। टीन और जस्ता दोनों धातु है, ठीक है। और फास्फोरस तो स्फुर्दीप्ति गुण दिखाता है, फ्लोरोसेंस, इसमें पीला फास्फोरस को जल में डाल के रखते हैं, नहीं तो क्या होगा? चमकने लगेगा, जल जाएगा। जे थॉमसन किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की, बिल्कुल सही है। उस पर ऋणात्मक आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन का एंटीकण क्या है? पॉजिट्रॉन है। नेक्स्ट बताइएगा, ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? हंटर। इसका नामकरण हंटर है। लुसाई बोली, लुसाई बोली जो है भारत के किस राज्य में बोली जाती है? मिजोरम में बोली जाती है, मिजोरम। परंतु जनगणना के आकलन के अनुसार मणिपुर में इस बोली को बोलने वालों की संख्या द्वितीय स्थान पर है। गोवा, सिक्किम में सीमित स्तर बोली है, ठीक है।
कन्नौज की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? कन्नौज की वही लड़ाई हुआ था 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच। और यहाँ पे क्या हो जाता है, कन्नौज को ही बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। शेरशाह हुमायूं को दिल्ली पर कब्जा कर लिया वो। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि कुछ प्रत्यक्ष करों को उदाहरण बताइए। डायरेक्ट टैक्स जैसे आयकर है, संपत्ति कर, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? प्रत्यक्ष करों के उदाहरण है। अच्छा, भारतीय संविधान संशोधन हुआ था, उसमें मिनी संविधान संशोधन के रूप में किसे जाना जाता है? वही 42वें संविधान संशोधन 1976 को भारत के मिनी संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसमें 59 गो प्रावधान था। बताइए रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ जुड़ा है? वही अर्थ समिट, यानी कि जैव विविधता पर कन्वेंशन 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, और इसमें एजेंडा 21 था। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। बुक्सा कहिए चाहे बक्सा कहिए। अच्छा, किसी लीप वर्ष के लिए महीनों में से किसका कैलेंडर समान होगा? जनवरी और जुलाई का। देखिए, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, फरवरी, अगस्त, मार्च, नवंबर, सितंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। अक्टूबर नहीं है, सितंबर है। सितंबर है। अच्छा, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अक्टूबर हुए नहीं करेगा। 31 अक्टूबर है। अरे लीप वर्ष के ने पूछे हैं, लीप वर्ष के वे महीने जिनका कैलेंडर समान होगा। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, फरवरी, अगस्त, मार्च, नवंबर, सितंबर, दिसंबर। अच्छा, बताइएगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत कौन करता है? राष्ट्रपति। और भारत का राष्ट्रपति किसे त्याग पत्र देगा? उपराष्ट्रपति को। नालंदा महाविहार के चांसलर कौन बनाए गए हैं? वो तो करेंट का। शेरशाह के बचपन का नाम? फरीद खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? उस समय कितने प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया था? 72। अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी। वो पेशे से कलकत्ता के वकील थे, और पहले होना था ये कहाँ? पूना में, लेकिन प्लेग आ गया था। तो प्लेग आ गया तो कहाँ हो गया? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई में हो गया। और प्लेग आया था तो कौन मारा गया? 1897 के आसपास। वहीं रैंडियो में अरेस्ट की हत्या चापेकर बंधुओं ने कर दी थी।